अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात साइक्लोन बिपरजॉय की कर लेते हैं, जो तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, नवसारी समेत कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जून के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और हवाओं की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया है। साथ ही वेस्टर्न रेलवे ने भी तूफान प्रभावित इलाकों में कई यात्री ट्रेनें रद्द कर दी हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। साइक्लोन से निपटने की तैयारी किस तरह की है गुजरात और महाराष्ट्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। साइक्लोन के असर से समुद्र में मचा हाहाकार। हवाओं ने भी रौद्र रूप किया अख्तियार। राहत बचाव की टीमें तूफान से निपटने को हैं तैयार। खतरनाक रूप लेने के बाद जैसे जैसे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के समुद्री तटों की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे समुद्र की लहरें और विकराल होती जा रही हैं। देवभूमि द्वारका से लेकर कच्छ तक, नवसारी से लेकर पोरबंदर तक, जामनगर से लेकर जूनागढ़ तक हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं कि साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात में तांडव मचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लिहाजा हालात को देखते हुए अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा चुका है और समुद्र के किनारे हर तरह की गतिविधि पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गुजरात के कच्छ से जहां पे इस वक्त हम मौजूद है, यहां से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर ये साइक्लोन है, लेकिन उसका जो असर है वो अभी से ही गुजरात के समुद्र में आपको देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं मांडवी के समुद्र किनारे पर हम मौजूद है और यहाँ पे जो लहरें हैं वो काफी तूफानी है, काफी ऊंची लहरें, करीब 5 से 6 फीट की ये लहरें यहाँ पे उठ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो गुजरात के जितने भी बीचेस है जहाँ पे लोग आते हैं, उन सभी बीच को बंद कर दिया गया है, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि आम लोग जो है वो यहाँ पे न पहुंचे। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में उठा ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मौसम विभाग ने 14 और 15 जून के दौरान कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसीलिए गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी 16 जून तक समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। तूफान के असर को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहीं कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। वेस्टर्न रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया है। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात स्टेट में बारिश होने का संभावना है। बेसिकली सौराष्ट्र कच्छ, कोस्टल सौराष्ट्र कच्छ में भारी से अति भारी, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। आज से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है द्वारका, पोरबंदर और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आज, और कल से हेवी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, इवन द्वारका डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा, और परसों से कच्छ में, द्वारका और जामनगर में एक्सट्रीमली हेवी रहने का संभावना है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अर्जेनिंग डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी हेवी, इवन सम डिस्ट्रिक्ट में भी हेवी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। उसके कारण से आपको काफी सारा विंड भी स्ट्रांग रहेगा। आज से देखा जाए तो स्ट्रांग विंड कोस्टल सौराष्ट्र एरिया में काफी स्ट्रांग विंड रहेगा।
और डे 2 के लिए विंड ग्रेजुअली बढ़ने का संभावना है और फाइनली डे 3 यानी 15 तारीख के लिए जो साइक्लोन क्रॉस करेगा तभी विंड स्पीड सबसे हाईएस्ट रहेगा। साइक्लोन बिपरजॉय कुछ कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी ये खतरनाक है और इसीलिए दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक दिन पहले अफसरों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की। साथ ही गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 5 केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रभावित जिलों में भेजा गया है, जो तूफान से निपटने की तैयारियों को परखेंगे। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। सरकार, प्रशासन और रेस्क्यू टीमों की तैयारी का नतीजा ये है कि कोस्ट गार्ड ने द्वारका तटरेखा से 40 किलोमीटर दूर तेल खदान से 50 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में साइक्लोन बिपरजॉय का असर दिखने लगा है। यहां भी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें लगातार खतरनाक हो रही हैं। हालात को देखते हुए समुद्र के किनारे पुलिस और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं, ताकि लोगों को समुद्र किनारे जाने से रोका जा सके। इस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और इसी के लिए जो सेंसिटिव एरिया है मुंबई और महाराष्ट्र के, वहां पर एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप ध्यान रखिए, आम इंसान, आम जनता जो है वो ध्यान रखें, ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर हानि हो सकती है। ऐसे इलाकों में जो है वो जाने से पहले ध्यान रखें, जैसे रायगढ़ का इलाका है, वहां पे पहाड़ ज्यादा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो इसी के लिए प्रशासन द्वारा ऐसे एरिया में जो है अलर्ट जारी किया गया है जहां पर खतरा ज्यादा हो सकता है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात तट से टकराने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान के कराची शहर पर भी अपना असर दिखाएगा। लिहाजा कराची के समुद्री तटों पर भी तैयारी तेज कर दी गई है। मछुआरे अपनी नाव लेकर लौटने लगे हैं और रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि लोगों को समुद्र की ओर जाने से रोका जा सके। कच्छ से गोपी घांगर और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे जिस रफ्तार से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना, नेवी और कोस्ट गार्ड को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। ये एजेंसियां ग्राउंड पर अपने ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दे रही हैं, जानने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीनी से खास बातचीत की। महातूफान बिपरजॉय आ रहा है, उसको लेकर के लगातार एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर लगी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी। किस तरीके से आप लोग यहां पर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा आप इस मैप पर देख रहे हैं, आईएमडी के प्रेडिक्शन के अनुसार ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया जा रहा है, तकरीबन 15 तारीख को शाम के समय लैंडफॉल होने की संभावना है और उस समय जो स्पीड होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होगी। इसमें इस सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के भी 13 टीमें तैनात की गई हैं। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो जो कच्छ रीजन है वहाँ पर लैंडफॉल होगा, तो वहाँ पर अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। उसमें कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। जो रेनफॉल जब होगा लैंडफॉल के बाद,
उसमें आशा ऐसा संभावना है कि काफ़ी फ्लडिंग हो सकती है, इनंडेशन हो सकता है। तो उसको देखते हुए हमारी तैनाती जो है वो इन सब इलाकों के आसपास ही होगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन कार्रवाई की जा सके। सर, इस मैप में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो विंड स्पीड है वो काफ़ी है। अभी हालांकि डिस्टेंस जो है वो 310 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है जो साइक्लोन है। तो यहाँ गुजरात में और जो महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और टीमें जो तैनात की गई हैं वहाँ पर किस तरीके से इवैक्यूएट आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, जब साइक्लोन आता है तो बड़े पैमाने पर उसके काफ़ी क्षेत्र जो है फल काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी तेज़ हवाएं होंगी और बारिश की संभावना है। और इसके अलावा हमने इसको देखते हुए कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी टीमों की तैनाती की है, उनको रिजर्व में रखा है, अलर्ट रखा है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, फिलहाल वहाँ पर कोई इवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, मगर टीमें तैनात हैं। ख़ास जो हमारा फोकस है वो गुजरात है। वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे इस साइक्लोन के आने के बाद? जाएं कहाँ, कहाँ ना जाएं, किस तरीके से? बिल्कुल, जो खासकर कोस्टल एरिया है उसमें मनाही है जाने की अभी। और जब हमारी टीमें तैनात होती हैं तो हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो घर में रहें, बाहर ना निकलें। और ख़ास तौर पर जो ये लैंडफॉल से पहले के जो टाइम होता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से सावधानी बरतें और जो फोर्सेस लगी हैं, डिजास्टर फोर्सेस, उनकी जो है मदद करें। और एक पूरा ये एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जो कार्रवाई है, ये जो एक चैलेंज है, इसको हम अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस साइक्लोन का असर काफी बड़ा हो सकता है और इसीलिए साइक्लोन के लैंडफॉल से पहले सरकारी एजेंसियां बचे कुचे लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हैं। लोगों को किस तरीके से अलर्ट किया जा रहा है, देखिए कच्छ के मांडवी से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अनाउंसमेंट में लोगों से क्या कह रहे हैं कि अभी खतरा है यहाँ से सुरक्षित जगह पे निकल जाओ, ऐसा सब। गांव से जाने के लिए कह रहे हैं। कितने लोग निकल गए हैं? ये सब नीचाण वाला विस्तार है, इधर पानी का डर रहता है, इसीलिए इधर से निकल जाए तो बहुत अच्छा होता है। गांव से कितने लोग अब तक निकल गए? अभी तक तो मेरे को मालूम नहीं है कितने निकले हैं, बाकी तो अभी आप हर गली में जाके अपील कर रहे हैं लोगों से निकलने? यही अपील कर रहे हैं। हमको यही सूचना मिला है, हमारे सब नगर पालिका में सही है, यही है, इसीलिए हम यही सबको कहते हैं। कितने सारे लोगों को आपने सर खाली करा लिया है यहाँ पे, और कितने लोग रह गए हैं और इन इलाकों में? इसमें 40 से 35 खाली हो गए हैं। बूढ़े लोग जो उसके घर का जो भी संबंधी है वो चला गया है, और जो दूसरा जो लोग है उसको खाली करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग अभी इस बात के लिए भी चिंतित है कि यहाँ से चले जाएंगे, अपने मवेशियों को ले जाना है, सामान ले जाना है, रहने की, खाने की, उस तरह की क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? रहने की, खाने की और नहाने की सब सुविधा शेल्टर हाउस में की गई है। दोपहर को हमने जो जिसी को शिफ्ट किया था उसको खाने को भी मिल गया है। एसपी कॉलेज में 45 लोग हैं, उसको खाने को। दूसरा सत्संग आश्रम में है 50 लोग, उसको भी खाने की सुविधा हो गई है। और उसका मेरे पास वीडियो भी है। आपको जो शेल्टर हाउस है वहाँ पे जाकर देखना होगा तो आप देख सकेंगे। कितने लोग हैं जो यहाँ से नहीं जा रहे हैं? यहाँ से तकलीफ होगा जब जाएगा, तैयारी है सब। आप लोग तैयारी कर चुके हैं? तैयारी कर चुका है सब। देखिए खतरा तो सबके लिए है। हाँ, सबके लिए तो हम जाएगा ना, आपको ऑर्डर मिलेगा, खतरा होगा चला जाएगा। कई जगहों पर मैं देख रहा हूँ कच्ची छतें हैं। इस तरह से तूफान आए, रफ्तार आए तो नुकसान ज्यादा, अगर कोई रहा तो चोट लग सकती है। तो बच्चे महिलाओं को कैसे निकाल रहे हैं फिर आप? जी 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 सर, उसमें क्या है कि हम मॉर्निंग से आ गए हैं। मॉर्निंग में से ऐसे दिन भर इवैक्यूएशन चल रहा है गाड़ियों में? जी जी जी। दूसरा भी ट्रैक्टर भी रखा है, नगर पालिका का ट्रैक्टर भी है और मामलतदार का भी है, और हमारी पूरी टीम बनी हुई है। हमारे प्रमुख भी कंटिन्यूस यहाँ पे आ रहे हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम, सब लोगों को हमारा नंबर दिया है, हर एक घर पे हम लोगों का नंबर दिया गया है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आज नहीं दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो हम 24 आवर हम लोगों की टीम यहाँ पे तैयार रहती है। अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों की कोशिश यही है कि इस साल के आखिर तक ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा कर लिया जाए और अगले साल 15 से 24 जनवरी के बीच किसी भी शुभ तारीख पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो सकता है। लिहाजा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर न्योता दिया गया है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया।
सरयू के तट के किनारे अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम के मंदिर का ग्राउंड फ्लोर अब तक कुछ यूं आकार ले चुका है। ग्राउंड फ्लोर का काम जैसे ही अंतिम चरण में पहुंचा, वैसे ही गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम अगले साल 15 से 24 जनवरी के बीच किसी भी शुभ दिन हो सकता है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। हालांकि अभी तक पीएमओ की ओर से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रामलला का जो विग्रह है उसको भव्य मंदिर में विराजमान कराया जाएगा और यही शुभ मुहूर्त है। खबर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से एक सप्ताह पहले से प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो जाएगा। वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना होगी। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ मंदिर ट्रस्ट की कोशिश ये रहेगी कि इस कार्यक्रम को देश भर के मंदिरों में लाइव दिखाया जाए, ताकि लोग अपने शहर में रहकर ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बन सके। मंदिर की स्थिति पूरा हो चुकी है, केवल उसके दरवाजे और खिड़की लगाना है, रंग रंगैया करना है और 14 को खरमास समाप्त हो जाएगा और भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगा। अब तक के निर्माण की बात करें तो अभी तक 3 मंजिला राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर का काम अंतिम चरण में चल रहा है और इस साल अक्टूबर महीने तक ग्राउंड फ्लोर और उससे जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। गर्भगृह के अलावा मंदिर में 5 मंडप हैं, जिनमें गूढ़ मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप शामिल है। पूरे गर्भगृह को मकराना के संगमरमर से उकेरा गया है, जबकि गर्भगृह के दरवाजे को सोने से डिजाइन किया गया है। मंदिर के भूतल का कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां तेजी से हो रही हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। अंतिम जो प्रथम तल का है मंदिर का भाग, उसके लिए ये पत्थर तराशे जा रहे हैं। मंदिर में अगर प्रवेश की बात करेंगे तो इसके निकास के लिए सागौन की लकड़ी के बने 46 दरवाजे होंगे और गर्भगृह का दरवाजा जो होगा वो स्वर्ण से जड़ित होगा। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही साथ पूरे शहर का भी कायाकल्प तेजी से चल रहा है। चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण हो या फिर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण, चाहे परिक्रमा पथ का निर्माण हो या फिर सरयू तट पर नए घाटों का निर्माण, कुल मिलाकर अयोध्या नगरी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ताकि देश दुनिया से यहाँ आने वाले राम भक्तों को किसी तरह की दिक्कत न हो और उनकी ये तीर्थ यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन सके। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ लखनऊ से शिल्पी सेन, गुड न्यूज टुडे। और बात कैंसर मिटाने वाली ठंडी हवा के झोंके की। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल कैंसर के उपचार में पहली बार नई तकनीक क्रायोबलेशन का इस्तेमाल किया है, जिसमें 55 साल की महिला में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को ठंडी गैस का इस्तेमाल करके नष्ट कर दिया गया। हालांकि इलाज का ये तरीका थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन मरीजों के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के बावजूद कैंसर का अभी तक सही इलाज नहीं हो पाया है। अब तक कैंसर को लाइलाज बीमारी का तकमा हासिल है। हालांकि कैंसर लाइलाज न रहे, इसके लिए पूरी दुनिया के विशेषज्ञ शोध में जुटे हुए हैं। शरीर की कोशिकाएं कैंसर कैसे बन जाती हैं, शोधकर्ता इसी अबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से कैंसर कोशिकाओं के रोकथाम के लिए मेडिकल साइंस अभी तक कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी तक ही सीमित है। ऐसे में सर गंगाराम अस्पताल के इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से क्रायोबलेशन तकनीक का इस्तेमाल कैंसर को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इस प्रक्रिया की वजह से मरीजों को मिलने वाले इलाज सरल और दर्द रहित हो जाते हैं, जबकि एक अंग
तक सीमित रहने वाले कैंसर सेल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडियोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। पूरे शरीर में फैल चुकी कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी प्रक्रिया में भी ये बात लागू होती है। ट्रीटमेंट के दोनों तरीकों में ही मरीज को काफी तकलीफ होती है। हालांकि क्रायोएब्लेशन तकनीक से कैंसर पेशेंट्स का इलाज कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया की वजह से मरीजों को कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे अनुभव नहीं होते हैं। ऐसे में क्रायोएब्लेशन तकनीक की तुलना में कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हमें ये भी जानना जरूरी है। कैंसर की रोकथाम के लिए दी जाने वाली कीमोथेरेपी के कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें खासतौर पर मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाल झड़ने लगते हैं। कीमो ड्रग्स की वजह से कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी के दौरान या फिर बाद में गंजेपन का शिकार भी होना पड़ता है। हालांकि क्रायोएब्लेशन प्रक्रिया के तहत इलाज करवा रहे मरीज ने इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं की है। पहले की तुलना में कीमोथेरेपी के दौरान कैंसर पेशेंट ज्यादा थकावट महसूस करते हैं। हालांकि क्रायोएब्लेशन प्रक्रिया के तहत लिक्विड नाइट्रोजन जैसी दवा की वजह से मरीज को किसी तरह की थकान महसूस नहीं होती है। कीमोथेरेपी लेने के बाद ऐसा भी देखा जाता है कि मरीज को रह रहकर जी मचलाना या फिर उल्टी जैसी तकलीफ होती है और उसके अलावा कुछ मामलों में बुखार भी होता है। हालांकि क्रायोएब्लेशन ट्रीटमेंट के दौरान अब तक इस तरह की शिकायतें सुनने को नहीं मिली हैं। कीमोथेरेपी के दौरान कुछ मरीजों को खून की कमी भी हो जाती है और इसकी वजह से एनीमिया तक हो जाता है। शरीर के खून में लाल कणों या फिर कोशिकाओं के नष्ट होने की दर और उसके बनने की दर ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब क्रायोएब्लेशन प्रक्रिया की बात होती है तो फिर इस ट्रीटमेंट के इस्तेमाल कर रहे विशेषज्ञों की जानकारी में इस तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई। अब परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाली कीमो ड्रग्स की डोज लेने की वजह से मरीजों को 1 या फिर 2 दिन कब्ज की शिकायत भी रहती है, पर जब क्रायोएब्लेशन ट्रीटमेंट की बात होती है तो इस तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से कैंसर सेल्स के अलावा हेल्दी टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि क्रायोएब्लेशन प्रक्रिया के दौरान अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा कीमोथेरेपी लेने के बाद संक्रमण की आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जबकि क्रायोएब्लेशन प्रक्रिया के दौरान संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता। हालांकि कीमोथेरेपी की तुलना में क्रायोएब्लेशन ट्रीटमेंट में कैंसर सेल्स के छोटे से छोटे टुकड़े के शरीर में छूटने की आशंका बनी रहती है, जो कि बाद में फिर से डेवलप हो जाता है। यही नहीं, गंगाराम अस्पताल के इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ क्रायोएब्लेशन को अभी कीमोथेरेपी का विकल्प मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आगे होने वाले शोध के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कैंसर मरीजों को कीमो का भी विकल्प मिल जाएगा, ताकि नई जिंदगी पाने की जद्दोजहद थोड़ी कम हो जाए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।